लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के सेंटर में अगर इस वक्त कोई है तो वो है उद्धव ठाकरे। अगर उद्धव ठाकरे इस मुश्किल को सुलझा लेते हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कैसे वो इस चुनौती का सामना अपने इमोशनल अंदाज में कर रहे हैं, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बाला साहब ठाकरे ने खुद अपने जीते जी अपनी विरासत उद्धव और आदित्य ठाकरे को सौंपी थी, लेकिन आज उद्धव ठाकरे अपनी पूरी जिंदगी और अपने पूरे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अपने पिता की पार्टी को बचाने की है। ये लड़ाई अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाल कर रखने की है। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर चल रहे इस जंग में उद्धव ठाकरे सबसे बड़े रोल में हैं और उन पर जिम्मा है शिवसेना को इस संकट से निकालने का। और इसीलिए पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए उद्धव बार बार इमोशनल अपील कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही। इस वक्त हमला उद्धव ठाकरे की राजनीति पर हुआ है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने कवच धारण किया है। ये कवच है त्याग और बलिदान का, जो राजनीति का सबसे मजबूत कवच होता है। उद्धव ने भी खुद को इसी कवच से लैस करते हुए ये कहा कि मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं, लेकिन इस इमोशनल अपील ने उद्धव के समर्थकों को और ज्यादा भावुक कर दिया। मुंबई की सड़कों और गलियों में बागी विधायकों के पोस्टर उद्धव समर्थक शिवसैनिकों ने फाड़ डाले हैं। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, जो भाग के गए हैं उनके खिलाफ है। हमारे पास क्या है, कौन सी ताकत है, मुझे मालूम है, और जो बगावत पे उतर आए हैं वो अपने विधायक की बचाए। शिवसेना के कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे ने ये बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे बाल ठाकरे के नाम पर वोट ना मांगे। एकनाथ शिंदे ने अब तक जितने भी बयान दिए हैं, एक बार भी उन्होंने ना तो उद्धव और ना ही आदित्य ठाकरे पर कोई निजी हमला किया है। एकनाथ शिंदे ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो बाला साहब के शिवसैनिक हैं और शिवसेना के लिए हिंदुत्व जरूरी है। लेकिन इस पर भी उद्धव ठाकरे ने इमोशनल होकर कहा कि शिवसेना और हिंदुत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि जब भी बाला साहब ठाकरे का नाम आता है तो राज्य में सभी राजनेताओं का कद अपने आप छोटा हो जाता है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बार बार बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे हैं, जो उद्धव ठाकरे को नागवार गुजर रहा है। शिवसेना से बागी गुट ने किसी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि बागी गुट अपने आप को असली शिवसेना बता रही है और उद्धव ठाकरे के हर फैसले को खारिज कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे के समर्थक दीपक केसरकर ने यह बयान दिया है कि वो शिवसेना से अलग नहीं है, शिवसेना के ही सदस्य हैं और एकनाथ शिंदे भी इस वक्त शिवसेना में ही हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि 40 से ज्यादा विधायक तोड़ने के बाद अब एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है। अभी भी शिवसेना में है। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं। शिवसेना की बैठक में बागी विधायक शामिल हों, इसके लिए उद्धव ने व्हिप भी जारी किया, लेकिन बाद में व्हिप इसी उम्मीद में वापस लिया कि शायद पार्टी को बिखरने से बचा लिया जाए। आणि या 2.5 वर्षामध्ये जे प्रेम तुम्ही मला दिलत, कुठे झाली हो आपली भेट? पण ह्याच माध्यमातून मी तुमच्याशी बोलत आलो आणि अनेक जणांनी मला सांगितलं की उद्धवजी, तुम्ही बोलताना
आमच्या कुटुंबातला एक माणूस आमच्याशी बोलतोय असं वाटतं. हे भाग्य मला नाही वाटत ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय असू शकेल, ज्यांची ओळख पाळत नाही. उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों को ये समझाने की कोशिश की है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई मोह नहीं है. ये साबित करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री के बंगले वर्षा को भी खाली कर दिया. ये तस्वीरें जब सामने आई तो महाराष्ट्र की राजनीति में माहौल एक बार फिर बहुत इमोशनल हो गया. चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे. मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक नाही. नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत, त्यांच्या सांगण्यावरनं किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाहीये. मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणारा नाहीये, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे. म्हणून त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पदं सोडायला तयार आहे, पण मी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे. मुख्यमंत्री का बंगला छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उद्धव बैकफुट पर चले गए हैं. उद्धव अपने टारगेट को लेकर बेहद इमोशनल हैं और ये बात उन्होंने साफ भी की है कि उन्होंने बंगला छोड़ा है, जिद नहीं. मला फोन आले आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं. म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली. म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी. आणि आयुष्याची कमाई माझ्यासाठी तरी भरपूर आहे. मुख्यमंत्री पद हे तेव्हा अनपेक्षितपणाने आलं. आता सुद्धा मी यायला चिकटून बसत नाहीये. जर तुम्ही सांगाल मी आत्ता त्याच्यावरनं पाय उतार तयार आहे आणि हे माझं नाटक नाही, अजिबात नाटक नाही. महाराष्ट्र के सियासी संकट का पावर सेंटर कहां है, गुवाहाटी या फिर मुंबई? इसका फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन उद्धव जानते हैं कि शिवसेना में बगावत से पार्टी कमजोर हुई है. अब किस गुट के पास कितने विधायक हैं, कौन गुट असली शिवसेना है, इसकी जंग खत्म होने में कुछ और घंटे लग सकते हैं. इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के 3 बड़े सेंटर हैं. पहला मातोश्री, दूसरा शिवसेना भवन और तीसरा ठाणे. ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है और यहाँ ठाणे के अंदर एकनाथ शिंदे के समर्थक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं. नोट करने वाली बात यह है कि झंडा शिवसेना का ही है, बस तस्वीर बदल गई है. एकनाथ शिंदे के घर पे शक्ति प्रदर्शन चालू है. कहीं न कहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में हालात बने हुए हैं, ऐसे में ये शक्ति प्रदर्शन आपको दिखाई पड़ेगा एकनाथ शिंदे के घर पे, जहाँ पे स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ हाथ में शिवसेना के झंडे, बैनर, इसके अलावा आनंद दिघे और खास तौर पे बाला साहब ठाकरे के पोस्टर बैनर आपको दिखाई पड़ेंगे. लोग जो है जहां तक नजर जाएगी वहां तक मौजूद हैं. ये पार्टी से जुड़े हुए, शिवसेना से जुड़े हुए, एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए वो लोग हैं जो कि यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं. सर, शिवसेना के लोग ही उतरे हुए हैं. शिवसेना वैसे शिवसेना की सिचुएशन है इस वक्त फिलहाल. हम शिवसैनिक है, शिवसेना के साथ हम शिवसेना के साथ में रहने वाले हैं. शिंदे साहब भी शिवसैनिक ही है. सब पक्ष बदला नहीं है. अभी तक शिवसैनिक है, हम लोग भी शिवसैनिक है और शिंदे साहब भी शिवसैनिक. महाराष्ट्र में शिंदे समर्थकों और उद्धव समर्थकों के बीच तनाव टकराव में बदलता जा रहा है. यहाँ इमोशंस कितने हाई हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं. शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के बेटे के दफ्तर पर पत्थर फेंके थे और तोड़फोड़ की थी. आखिर ये टकराव कैसे रुकेगा, इसका सवाल अब एकनाथ शिंदे के गुट से भी उठाया गया है. कि मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महाराष्ट्र के, तो उनका ये कर्तव्य है कि आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे. और ये उनका कर्तव्य है और वो बहुत ही कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री है. तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करे और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दे. शिवसेना ने बार बार बगावत देखी है. राज ठाकरे की बगावत, छगन भुजबल की बगावत और नारायण राणे की बगावत. लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे की बगावत सबसे बड़ी बगावत मानी जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक हैं.
सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना पार्टी में इस वक्त कुल 55 विधायक हैं और अगर 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी के 2/3 विधायकों को अपने साथ कर लिया है। ऐसी स्थिति में बाकी विधायकों को अयोग्य साबित नहीं किया जा सकता है। पार्टी की कुल विधायकों की संख्या के 2/3 विधायकों के अलग होने पर दल बदल कानून के तहत भी विधानसभा स्पीकर एक्शन नहीं ले सकते हैं। शिवसेना के विधायकों की 2/3 का हिस्सा 37 विधायक होते हैं और एकनाथ शिंदे के पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, यानी एकनाथ शिंदे के पास 37 से ज्यादा विधायक हैं। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की राजनीतिक स्थिति काफी ज्यादा मजबूत बनी हुई है। किसी पार्टी पर कब्जा जमा पाना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि न सिर्फ विधायकों बल्कि सांसदों और पार्षदों का भी 2/3 समर्थन जरूरी होता है। लेकिन जो झटका एकनाथ शिंदे ने दिया है, इस झटके से उबर पाना बड़ी चुनौती है। की तुम्ही संख्या किती कोणाकडे आहे हा गौण आहे विषय माझ्याकडे। शेवटी ही जी काही लोकशाही आहे त्या लोकशाहीमध्ये संख्या ज्यांच्याकडे अधिक असते तो जिंकतो। मग ती तुम्ही संख्या कशी जमवता? प्रेमाने जमवता, जोर जबरदस्तीने त्या धमक्या दटवण्या देऊन जमवता, हे नगण्य असतं। सबसे अहम बात यह है कि उद्धव अब भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और महाराष्ट्र की वर्तमान विधानसभा अब भी 2 साल से ज्यादा बाकी है। बीजेपी इस वक्त भी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है और इंतजार अब सबको फ्लोर टेस्ट का ही है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति की असली तस्वीर सामने आएगी। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की, जिसमें रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। आपको बता दें कि रूस के खतरनाक मिसाइल लॉन्चर सिस्टम और खूंखार Ka-52 हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाकों पर कहर बनकर टूटते नजर आ रहे हैं। और वीडियो में दिखा कि जैसे ही मिसाइल लॉन्चर एक्टिव हुआ तो ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखे की लड़ी में आग लगा दी हो। एक के बाद एक वहां से इतनी मिसाइल दागी गई कि गिनना मुश्किल हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के शक्तिशाली Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेन के ठिकानों पर जोरदार बमों की बारिश की। 780 националистов, 8 танков и других боевых бронированных машин, 3 боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनकी इस एयर स्ट्राइक से यूक्रेन की सेना के होश उड़ गए। रूस के इस हमले से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान की आशंका जताई गई। खबर दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली में रोहिणी जेल के पीछे एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे गोदाम में आग की लपटें फैल गई। आपको बता दें कि दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। दमकल विभाग के मुताबिक इस आग को बुझाने के लिए फायर रोबोट का इस्तेमाल भी किया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली के रोहिणी से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर एक प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी G7 में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंचे। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी आज जर्मनी के दौरे पर हैं। आपसी सहयोग समेत ऊर्जा और पर्यावरण के मुद्दों पर अहम चर्चा करेंगे। शिंदे खेमे के विधायक तानाजी सावंत के पुणे दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। एकनाथ शिंदे के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की खबर है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया। सभी विधायकों को सोमवार शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। शिवसेना के 16 बागी एमएलए की सदस्यता रद्द करने की अपील थी। इधर इस बीच पश्चिमी मीडिया के एक दावे ने सनसनी मचा दी। फ्रांस की न्यूज एजेंसी AFP ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुका है और हमला करने के लिए उसने बेलारूस के बेस को चुना है। यानी हमला रूस का होगा, लेकिन प्यादा उसका मददगार देश बेलारूस होगा। आरोप लगाया गया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि बेलारूस के अड्डों से ही यूक्रेन पर परमाणु हमले किए जाएंगे। AFP ने दावा किया कि रूस इसके लिए बेलारूस के पास मौजूद लड़ाकू विमान Su-25 को हाईटेक बनाने में जुट गया है। वो इन विमानों को अपग्रेड कर परमाणु मिसाइलों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। दावा तो ये भी किया गया कि पुतिन और लुकाशेंको ने इस डील को रूस की सरकारी न्यूज चैनल के जरिए अपने अपने देश में बताया भी है। यानी हमला रूस का होगा, लेकिन प्यादा उसका मददगार देश बेलारूस होगा। आरोप लगाया गया कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन की मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि बेलारूस के अड्डों से ही यूक्रेन पर परमाणु हमले किए जाएंगे।
AFP ने दावा किया कि रूस इसके लिए बेलारूस के पास मौजूद लड़ाकू विमान Su-25 को हाईटेक बनाने में जुट गया है। वो इन विमानों को अपग्रेड कर परमाणु मिसाइलों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। दावा तो ये भी किया गया कि पुतिन और लुकाशेंको ने इस डील को रूस के सरकारी न्यूज चैनल के जरिए अपने अपने देश की जनता को भी बताया, जिसके बाद यूक्रेन ने आशंका जताई कि उनके देश पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। पुतिन ने यूरोप को परमाणु हमले की